नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी जहां आप घर पर बैठकर बेहतर इलाज पा सकते हैं। कोरोना से कैसे बचा जाए, अगर आपको भी कोई लक्षण हैं तो क्या सावधानी आप बरतें, परिवार में कोई संक्रमित है तो कैसे ध्यान रखें, इन्हीं सब सवालों के लिए आपके अपने चैनल ने इस खास मुहिम की शुरुआत की है। और अगले 1 घंटे तक आप हमारे दिए गए फोन नंबर्स पर कांटेक्ट के जरिए आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करें। इससे पहले हम एक बार फिर आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सोशल मीडिया पर जो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उन पे जो जानकारी दी जा रही है उनका भरोसा बिल्कुल भी ना करें। ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि कोरोना की हर मरीज की परेशानी अलग अलग होती है और कुछ लोग आपके मन में डर पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए आप केवल डॉक्टर्स की सलाह पर ही आप दवाएं लें, ओपीडी की शुरुआत करें। उससे पहले प्रदेश का ताजा हाल जरा आपको बता देते हैं और जानने वाली जो जरूरी बातें हैं वो यहां ये कि महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ाई गई है और इस दौरान कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश के लोगों को बचाव उनका किया जा सके। शनिवार को कोरोना के 5021 नए केस, 11,327 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं। वहीं 23 दिनों बाद 15 मई से रोजाना आने वाले नए मरीजों की जो संख्या है उस पर भी एक नजर डालेंगे। लेकिन महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा की अवधि 31 मई सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई है और रविवार को कोरोना के 4,400 नए केस सामने आए। इस दौरान 9,480 कोरोना संक्रमित मरीज इस दौरान ठीक भी हुए हैं। लेकिन 39 दिनों बाद 23 मई से रोजाना अब ये जो ग्राफ है वो कुछ धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है, कम होता नजर आ रहा है और इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि संक्रमण का जो खतरा है वो अब कम हो रहा है। और जो दूसरी लहर अपनी चरम पर थी, पीक पर थी, जिसकी वजह से बहुत हद तक नुकसान हुआ, हमने देश के कई हिस्सों से अपने साथियों को खो दिया, लोगों को खो दिया, लेकिन इसका प्रभाव अब कम हो रहा है। तो क्या इसमें इस दौरान हमें और बातों का ध्यान रखना है, जरा वो भी जानेंगे। और इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुज कंबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर अनुज आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस जो महामारी चल रही है और इस महामारी के दौरान ये माना जा रहा है कि संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है। तो पहला सवाल यही कि क्या अब ये मान लिया जाए कि संक्रमण अब अपने निम्नतम स्तर पर है और खत्म होने जा रहा है ये वायरस, ये संक्रमण? जी, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि संक्रमण भले ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है, लेकिन मेरी पूरे देश से अपील है कि कृपया इस चीज को लेके बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अभी भी संक्रमण काफी ज्यादा प्रिवेलेंट है। आसपास से बहुत ज्यादा केसेस, हजारों की लाखों की संख्या में केसेस देश में अभी भी आ रहे हैं। तो कृपया करके मेरी जो विनती है, आप लोग इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, अपना नंबर आने पर वैक्सीन लेते रहें और मास्क पहनते रहें, साथ में सैनिटाइजेशन का यूज करते रहें। कोई भी लापरवाही हमारे लिए अभी भी भारी पड़ सकती है। लेकिन इस दौरान कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब संक्रमण कम हो रहा है तो ये माना जाता है कि संक्रमण जब पीक पर आने वाला होता है या कम होने वाला होता है तो उस वक्त हमें और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब जो लोग इस वक्त या तो संक्रमित हैं या नहीं भी हैं, अपना बचाव करना चाहते हैं, तो उनके लिए सलाह क्या है, वो कैसे और बचें, किन बातों का ध्यान रखें? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और जैसा कि हम डेली रूटीन में ट्रीटमेंट के दौरान, ओपीडी के दौरान देख रहे हैं कि बहुत लोग अभी भी संक्रमित हैं जो आ रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। तो उनसे मेरी सलाह है कि सबसे पहले कोई भी सिम्टम आता है, कभी खांसी आए, बुखार आए, कमजोरी आए, सरदर्द आए या सांस में तकलीफ होने लगे, यहाँ तक कि दस्त होने लगे, तो आप तुरंत जाके नजदीकी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। जो मैं देख रहा हूं कि लोग डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहे हैं या गली नुक्कड़ पे जो रूटीन प्रैक्टिशनर हैं उनसे दवाई ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। उन केसेस में क्या होता है कि इन्फेक्शन धीरे धीरे अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है और जब पीक तक पहुंचता है तब जाकर वो पेशेंट हमारे तक पहुंचता है। और उस टाइम तक अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, डायग्नोज करते हैं,
तो फेफड़ों में इन्फेक्शन काफी ज्यादा फैल चुका होता है और हम इतने हेल्पलेस होते हैं कि उन पेशेंट को सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बाद ही उनको ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। दूसरी तरफ अगर इसी तरह के पेशेंट पहले ही दिन से स्पेशलिस्ट से इलाज कराना शुरू कर देते हैं तो उनको इस तरह के सिम्टम सिवियरिटी उनकी कम रहती है, डिजीज उतनी सीवियर नहीं होती और ट्रीटमेंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। और तीसरा पॉइंट इसमें मैं कहना चाहता हूं कि ये इसी तरह के केस ज्यादातर गांव देहात में अधिकतर देखने को मिल रहे हैं आजकल और ये लोग ज्यादा स्प्रेड करने के लिए भी जिम्मेदार हैं। तो कृपया करके आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि आपको बीमारी अगर आ रही है, अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं, वो केवल आपको ही नहीं आ रहे, आपके परिवार को भी आ सकते हैं या जहां पर आप संपर्क में आते हैं उनको भी आ सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना इलाज सही जगह पे सही समय पे करवाएं ताकि इस बीमारी को जल्दी से रोका जा सके, रोकथाम की जा सके। डॉक्टर अनुज, इसलिए शुरुआत में ही जो आपने बताया भी कि हमें सबसे पहले लक्षणों की पहचान करना बहुत हद तक ज़रूरी है, तो लक्षणों की पहचान की कैसे जाए? क्योंकि कुछ सिम्टम्स तो आपने बताए हैं, कुछ लक्षण आपने बताए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस देखने को मिल रहे हैं जिसमें किसी भी तरीके का कोई लक्षण नहीं होता, हालांकि उनको एसिम्प्टोमेटिक भी क्या कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है या यदि ऐसा कोई मरीज़ है तो उसके लिहाज से क्या किया जाए, वो कैसे पहचान करें? देखिए, अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में ही वो डायग्नोज होगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो एसिम्प्टोमेटिक हैं वो टेस्ट नहीं करवा पा रहे हैं या जरूरत नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जो केसेस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ना ही उनको बुखार है, ना ही खांसी है, ना ही सांस में तकलीफ है, ना ही कमजोरी है, और फिर भी वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, तो उनको भी उसी दिन से तुरंत अपना ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए अलग अलग गाइडलाइंस भी हैं जो रिलीज हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको फॉलो करते हुए सबसे पहले जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती है आपको खुद को ही इमीडिएटली सेल्फ होम क्वारंटाइन कर लेना है अलग से रूम में, और उस रूम के अंदर अटैच बाथरूम की सुविधा होनी चाहिए ताकि आपको कमरे से बाहर आने की जरूरत ना पड़े। और जो ट्रीटमेंट आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो किट दी जा रही है आपको इमीडिएटली शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका जो डिजीज है वो कवर होना शुरू हो जाए, ना कि बढ़े। अगर आपने देखा कि सिम्टम्स तो है नहीं और कोविड पॉजिटिव आ गए तो आप लापरवाही अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपको सिम्टम्स आएंगे और ज्यादा आएंगे, और उस केस में आपकी सिकनेस बढ़ सकती है, डिजीज की सिवेरिटी भी काफी हो सकती है, और बाद में आपको एडमिट अगर होना पड़ता है तो लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रीटमेंट लेना पड़ता है और वेंटिलेटर तक जाना पड़ सकता है। आज देख भी रहे हैं कि देश में वेंटिलेटर्स की और बेड्स की कितनी किल्लत चल रही है। तो आपको एसिम्प्टोमेटिक होते हुए भी अगर आप कोविड पॉजिटिव आते हैं तो ट्रीटमेंट फिर भी कंप्लीट लेना बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है। ठीक है। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर गोपीचंद करनाल से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गोपीचंद जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? गोपीचंद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो गोपीचंद, मुझे सुन पा रहे हैं? अपना सवाल रखिए। हेलो। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए आप सभी दर्शक जो कि इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है, अगर आप कोरोना से जुड़ी हुई कोई भी सलाह, कोई भी शंका अगर आपके मन में बनी हुई है, तो एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़े हुए हैं जो कि आपके हर एक सवाल का जवाब यहाँ पर दे पाएंगे। और हमारी कोशिश यही है कि अगर आप अपने घर पर आइसोलेट हो रखे हैं, आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं या फिर मजबूरीवश आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है सिर्फ डॉक्टर की सलाह के लिए ही, तो ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ ना हो। आप घर पर रह कर के ही डॉक्टर्स और एक्सपर्ट की सलाह घर बैठे ले सकें, इसके लिए ये सुविधा, ये एक मुहिम जो इंडिया न्यूज़ है उसके द्वारा शुरू की गई है। और इसके लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस जो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं उनके ज़रिए इस मंच के साथ जुड़ना है और अपने सवालों को हमारे एक्सपर्ट के सामने रखना होगा। लेकिन ज़रा जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल है डॉक्टर अनुज कि जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ये एक्सपर्ट्स तो जानते हैं, डॉक्टर्स मानते हैं, लेकिन आम लोग अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो उनकी अगर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है तो उनको लगता है कि शायद ये रिपोर्ट ही गलत है, क्योंकि उनको ना तो बुखार है, ना उनको खांसी है, ना जुकाम है, ना किसी और तरीके का लक्षण है, तो वो ये मान करके चलते हैं हम तो ठीक है, हम तो स्वस्थ हैं, ये तो रिपोर्ट ही गलत आई है। जी नहीं,
ऐसा हमें भी जो आपने कहा सही कह रहे हैं, ऐसा हमें भी सुनने को मिलता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि उनके लिए मेरी यही सलाह है कि उस रिपोर्ट को सही माने, पहली बात तो, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी मेहनत, इतना खर्च सबके लिए, पूरे देश के लिए कर रही है। डॉक्टर्स की टीम है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, सब लोग इसमें मेहनत कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट को गलत नहीं कहा जा सकता। जो रिपोर्ट आ रही है वो बिल्कुल सही है, उसको सही मान के ही हमें चलना होगा। और ट्रीटमेंट भी लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो आज नहीं तो कुछ दिन के बाद आपको सिम्टम्स जरूर आएंगे। तो इमीडिएटली डे 1 पे ट्रीटमेंट कर देना उतना ही अच्छा है कि बीमारी को आने से पहले ही उसकी रोकथाम कर देना। ठीक है, यानी कि पहले से पहले ही हमें बचाव करके चलना होगा ताकि संक्रमण होने से पहले ही हम अपने आप को बचा सकें। और इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से शमशेर कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। शमशेर, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? शमशेर, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। शमशेर, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार हमारी कोशिश रही है कि हम हर एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए बहुत हद तक ज़रूरी है, या फिर वो सवाल जो आपके जहन में कौंध रहे हैं, वो हम लगातार एक्सपर्ट्स के सामने रख सकें। लेकिन इसी तरीके का एक और सवाल भी है डॉक्टर अनुज, कि अगर कोई भी एसिम्प्टोमेटिक है या फिर अगर किसी को भी लक्षण नज़र भी आ रहे हैं, तो अगर वो संक्रमित हो गया है या उसको ऐसे लक्षण अभी शुरुआती स्टेज में नज़र आ रहे हैं, तो अब उसको क्या करना होगा? घर पर जो बाकी सदस्य हैं उनको कैसे बचा सकते हैं? जी सर, मैं इस सवाल का आपसे जवाब लूं, लेकिन करनाल से इस बीच हमारे साथ कॉलर शिवानी जुड़ चुकी हैं। जरा उनका सवाल ले लेते हैं। शिवानी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए क्या आप पूछना चाहती हैं। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब, मरीज अगर कोरोना से जब ठीक हो जाते हैं तो उनको खाने पीने में क्या परहेज करना है? क्या वो तरबूज वगैरह खा सकते हैं, ठंडी चीजें, या सिर्फ उनको गर्म ही लेना है? खाने पीने को लेकर के सवाल है डॉक्टर अनुज, क्या खाया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, खाने पीने की चीज़ों को, किन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए? हाँ जी, राइट। सबसे पहले तो कोविड पॉजिटिव अगर रिकवर हो जाते हैं, उसके बाद भी उनको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आगे की केयर, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी फेलियर से रिकवर होकर पेशेंट्स आते हैं, कोविड नेगेटिव हो जाते हैं, उसके बाद डाइट का, मेडिसिन का और प्रॉपर प्रिकॉशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डाइट में जो भी डाइट रहे उनकी ठंडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी कोल्ड आर्टिकल्स कोई भी कोल्ड फूड अगर लेते हैं, चाहे वो डाइट है, चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो लिक्विड्स हैं, अगर ठंडे लेते हैं तो उसका डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए गर्म चीजें लेना, वार्म चीजें लेना रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अच्छा रहता है। और सेकेंडली, जो मेडिकेशंस हैं उसके बाद भी चलती रहती हैं, वो कंटिन्यू जरूर करें एज पर स्पेशलिस्ट ओपिनियन जो आपको दी जाती है। प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करते रहें। और डाइट में हाई प्रोटीन डाइट अच्छा रहेगा, और फैटी डाइट नहीं लेनी चाहिए या कम से कम लेनी चाहिए। प्रोटीन डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसलिए प्रोटीन डाइट की तरफ ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। तो यानी कि हेल्दी डाइट आपको लेनी है और ऑयली जो चीज़ें हैं उनको आपको छोड़ना होगा, इस बात को आपको सुनिश्चित करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके खाने पीने के ज़रिए ही आपकी जो रिकवरी है कोरोना की, वो जल्दी से जल्दी हो सकती है। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिला होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं डॉक्टर अनुज, वही सवाल जो आपसे किया गया था कि कैसे अब हम अपने घर के बाकी सदस्यों को बचा सकते हैं, अगर संक्रमित हो गए हैं या नहीं भी हैं, शुरुआती लक्षण अगर नज़र आ रहे हैं, तो घर के बाकी सदस्यों को शुरुआत में ही कैसे बचाया जाए? जी, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं और आपको, पूरी फैमिली को सबसे पहले अपने आप से अलग कर देना चाहिए, सेल्फ क्वारंटाइन अलग से एक रूम में कर देना चाहिए, और रूम के अंदर अटैच बाथरूम हो। और जब भी आप कोई डाइट लें, कुछ भी लें, तो आपको रूम के अंदर ही लेना होगा, रूम से बाहर आपको नहीं आना चाहिए। सबसे पहले वो कनेक्शन आपको कट कर देना होगा बाकी सभी फैमिली मेंबर्स से, क्योंकि स्पेशली अगर फैमिली में 60 ईयर्स से ज़्यादा एज के लोग हैं या 20 ईयर्स से कम एज के लोग हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप एंड ओल्ड एज ग्रुप जो ज़्यादा वर्नरेबल हैं, या वो लोग जिनको डायबिटीज़ है या और कोई बॉडी क्रॉनिक डिजीज है, तो वो भी वर्नरेबल हैं। लेकिन इन चीज़ों से इनको ध्यान, जी ठीक है, मैं वापस रुक करता हूँ डॉक्टर अनुज, आपका मैं वापस रुक करता हूँ। इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, आप गोपीचंद हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, उनका जरा सवाल ले लेते हैं। बहुत स्वागत है गोपीचंद आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? जी
गोपीचंद, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लें और अपना सवाल रखिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? मेरा जी करना चाहिए, मुझे काला है जी दूसरी तरफ। कुछ भी मतलब मिर्च वाली या नमकीन चीज खाता हूँ तो मुंह का स्वाद कड़वा हो जाता है जी। मेरी जीभ के ऊपर छाला है जी, छाला जीभ के ऊपर। और कुछ भी मिर्च वाली चीज या नमकीन खाने से ना बहुत मुंह कड़वा हो जाता है जी। इसके लिए उपचार बताएंगे। ठीक है, डॉक्टर अनुज। मुंह कड़वा हो जाता है। ओके जी। मुंह का कड़वा होना कोविड में बहुत ही आम एक सिम्टम है। टेस्ट चले जाना या मुंह का कड़वा हो जाना, ये वायरल फीवर में या कोविड फीवर में, कोविड इन्फेक्शन में एक कॉमन सिम्टम है। अगर आप ट्रीटमेंट कंप्लीट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद मुंह का कड़वापन या बेस्वाद हो जाना ये आराम से ठीक हो जाता है। ये एक ऐसा सिम्टम है जो कोविड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट के साथ ठीक हो जाता है। ठीक है, अगले कॉलर ले लेते हैं। विनीत अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनीत, बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका, पूछिए जी। हाँ जी सर, ऐसा है कि जैसे अभी मतलब कि हम बाहर निकलने तो लोग ये बताते हैं कि हवा में कोरोना फैला हुआ है। तो ये क्या ये सही बात है? हवा में भी मिलेगा? ठीक है, लोगों के मन में कई सवाल हैं। डॉक्टर अनुज, इस सवाल का जवाब दीजिए कि हवा में भी अब कोरोना आ चुका है। पहले तो कहा जाता था कि ड्रॉपलेट्स के जरिए ही संक्रमण हो सकता है। जी, बेसिकली ड्रॉपलेट्स ही वो हवा का पार्ट है जिससे संक्रमण होने की संभावना रहती है। हवा में अगर आप खुली हवा में हैं, अगर आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं, उस समय पे कोरोना का संक्रमण होने की जो संभावना है वो कम रहती है या ना के बराबर रहती है। अगर आप एक क्लोज्ड स्पेस में कहीं बैठे हैं, कहीं हॉल में हैं या कहीं ऐसी गैदरिंग में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग आपने भले ही बनाई हो, बट आप एक ऐसे क्लोज्ड स्पेस में कहीं बैठे हैं, तो वहां पे उस हवा में कोरोना का पेशेंट अगर कहीं आके बैठता है तो उससे बाकी सभी को होने की संभावना रहती है। उस हवा में उस कोरोना का वायरस मिल सकता है। लेकिन खुली हवा में अगर हम कहें तो उसमें ऐसा बहुत कम संभावना है, ना के बराबर संभावना है कि खुली हवा में ऐसा ओपन एयर में कोरोना का संक्रमण हो। तो अभी नई स्टडीज चल रही हैं डॉक्टर अनुज, और नए नए शोध हो रहे हैं, तो उनके जरिए नए नए लक्षणों के बारे में भी पता चल रहा है, नई नई चीज़ें और नए स्वरूप के बारे में कोरोना के पता चल रहा है। तो अभी नई स्टडीज़ के मुताबिक और क्या क्या रूप बदल चुका है कोरोना, और सवाल ये भी कि अभी तक हमने 2 डोज वैक्सीन की दी जा रही हैं, और उसके ज़रिए हम ये मान रहे हैं कि हमारा जिस भी शख्स को हम लगा रहे हैं, अपने देश के नागरिक को वो वैक्सीन लगा रहे हैं, तो उसके बाद वो इम्यून हो जाएंगे और उनके शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी। लेकिन क्या ऐसी संभावनाएं भी हैं कि तीसरी डोज लगाई जा सकती हैं? जी जी, इसके बारे में जैसे हम अलग अलग रूप की बात करते हैं कोरोना, मैं लगभग मार्च 2020 जब से भारत में कोरोना आया था तब से कोरोना के पेशेंट्स देख रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। तो लगभग 14 महीने के इस कार्य में, इस काल में कोरोना ने अनेक रूप बदले। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं, जो बहुत बड़ा एपिडेमिक लगभग सितंबर के अगस्त के आसपास आया था, उसमें कोरोना के जो केसेस थे वो ज्यादातर ओल्ड एज ग्रुप को इन्वॉल्व कर रहे थे, या उनको इन्वॉल्व कर रहे थे जिनको ऑलरेडी कोई क्रॉनिक डिजीज है, स्पेशली जैसे डायबिटीज। उसमें सिवेरिटी जो डिजीज की थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, डेथ रेट जो था वो बहुत ज्यादा नहीं था, इन्फेक्शन रेट लेकिन ज्यादा था। अगर हम इससे तुलना करते हैं, जो पिछले 1-1.5 महीने से कोरोना अभी 2021 में दोबारा एपिडेमिक आया है, इसमें सिवेरिटी की डिजीज की सिवेरिटी पहले से बढ़ गई है काफी, और एज ग्रुप का जो क्राइटेरिया पहले हम मान रहे थे उसकी सीमाओं को भी कोरोना ने तोड़ दिया है, और अब किसी भी एज ग्रुप में ये हो रहा है। यहां तक कि 20 साल की एज में भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आ रहा है, 25 की एज में, 30 की एज में, तो एडल्ट एज ग्रुप भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। इसके अलावा जो भी अब डिफरेंसेस कोरोना के पिछले साल और इस साल में हैं, वो हैं डायबिटीज और अदर क्रोनिक डिजीज को लेके। अब कोई क्रोनिक डिजीज का क्राइटेरिया कोविड आई थिंक फॉलो नहीं कर रहा है। जो केसेस डिस्ट्रेस में आ रहे हैं, सिवेरिटी ज्यादा है जिनमें, उनमें बहुत सारे केसेस अब ऐसे हैं जिनको कोई भी डिजीज पहले से नहीं है, ना ही उनको डायबिटीज है। जबकि पिछले साल पेशेंट्स जो मैंने देखे या मिले हैं उनमें डायबिटीज काफी कॉमन था। और इसके अलावा कोरोना की वजह से कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आजकल एक ब्लैक फंगस आई है, म्यूकोरमाइकोसिस आ चुका है,
ये पिछले साल नहीं देखने को मिला। इस साल इसके काफी सारे केसेस देश में हर जगह पे सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कोविड की जो सिवेरिटी है वो बढ़ रही है। तो दूसरी बात जो आपने दूसरा सवाल किया वैक्सीन को लेके, अगर वैक्सीन की 2 डोज कंप्लीट हो भी रही हैं या किसी किसी को एक ही डोज लगी है तो वो अपने आप को पूरी तरह से इम्यून ना समझें, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन कोई भी वैक्सीन है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उसकी 100% एफिकेसी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो वैक्सीन और डिजीज के लिए वैक्सीन, ठीक है, यानी कि कोई भी शख्स ये ना समझे अगर वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं तो उसके बाद आपको कोरोना नहीं हो सकता है, क्योंकि एहतियाती कदम तो आपको तब भी बरतने होंगे। और इन्हीं तमाम चीज़ों को और समझने के लिए एक और हमारे साथ एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भिवानी से कोविड इंचार्ज हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर रघुवीर, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब हम 2 वैक्सीन के ज़रिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम अपने देश के नागरिकों को सुरक्षित बना रहे हैं, हम उनके शरीर में जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे अनुमान है कि तीसरी लहर अगर आती है तो तीसरी डोज की भी जरूरत पड़ सकती है? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है कि हम वैक्सीनेशन के बाद अपने आप को कितने सुरक्षित महसूस मानते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसकी जो इम्यूनिटी है 70 to 80% होती है और 3 महीने तक या 4 महीने तक उसकी लाइफ तक प्रोटेक्ट कर पाती है। इसमें जो वायरस होता है वो अपना स्ट्रेन बदलता रहता है। इसकी वजह से जो पर्टिकुलर एक वैक्सीन जिस स्ट्रेन के लिए बनाई जाती है उसकी एफिकेसी दूसरे स्ट्रेन से कोई इतनी 100% नहीं होती, उसकी प्रोटेक्शन पर्टिकुलर टू स्ट्रेन से भी कम होने की संभावना है। हमने अपने लाइफ में जो बेसिक 3 नियम है, वियर द मास्क, सोशल डिस्टेंस एंड हैंड वॉशिंग पे बहुत ज़्यादा जोर देना चाहिए। ये दूसरा ये जो स्ट्रेन है जो 2020 में आया था, 2021 में आया है, इसके जो क्लिनिकल फीचर हैं वो भी अलग हैं, इसकी जो सीवियरिटी है वो भी अलग है और इसकी जो ट्रीटमेंट है प्रोटोकॉल वो भी अलग है। पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कोमोर्बिडिटी के साथ आते थे उसके अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन नहीं होते थे। अब जैसे मुकोमाइकोसिस आ गई, ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस है, कुछ स्टेट में तो येलो फंगस के भी केस आ रहे हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होने के कारण पहले जो पेशेंट आते थे उनमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती थी। तो इसके हमने इस वायरस की जीनोमिक स्टडी से पता चलता है कि ये स्ट्रेन अलग है और हमने इसके उचित कदम उठा करके इस पर कोई अच्छी जिसकी 100% एफिकेसी हो और उसकी लॉन्ग इम्यूनिटी तक ड्यूरेशन हो ऐसी वैक्सीन बनानी चाहिए। ठीक है, और जरा कॉलर्स भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं डॉक्टर रघुवीर, जरा एक कॉलर्स को भी शामिल कर लेते हैं। दिनेश इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है। क्या सवाल करना चाहते हैं दिनेश, पूछिए। सर जी ये करना चाहते हैं सर, अपना 44 साल उम्र है हमारी और ये अपना बीपी का प्रॉब्लम रहता है सर, वैक्सीन ले सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं वैक्सीन। जैसे कि क्रोनिक बीमारी होती है, डायबिटीज़ होती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, हाइपरटेंशन होते हैं और जो क्रोनिक बीमारी के पेशेंट होते हैं, कैंसर के मरीज होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उन्होंने भी वैक्सीन का कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं तो बल्कि उन्हें सबसे पहले लेनी चाहिए क्योंकि उनको इम्यूनिटी की पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि जो अभी तक जिनको ज़्यादा गंभीर बीमारियां हैं उनको इस दौरान ज़रूर वैक्सीनेशन के इस अभियान में शामिल होना चाहिए। सीमा हमारे साथ अगली कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सीमा, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरी मॉम को है ना डायबिटीज की प्रॉब्लम है और साथ ही साथ उन्हें एलर्जी भी है 70 ईयर से, तो उन्हें वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए? ठीक है, कुछ इसी तरीके का सवाल इससे पहले भी आया था, सर जवाब दीजिए। हाँ जी, बिल्कुल लगवानी चाहिए। इसमें जो खास करके जो अब कोविड पीरियड चल रहा है इसमें डायबिटीज़ का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होता तो स्किन डिजीज़ के कारण उसको एलर्जी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोटी मोटी जो स्किन एलर्जी हो उसको कंट्राइंडिकेटेड हो, उसने 100% पहले वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन आपको बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनिंग के ज़रिए ही आप अपने शरीर को ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, कोरोना के प्रति इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है
तो वो है वैक्सीनेशन। लेकिन डॉक्टर रघुवीर, इसमें कई चीज़ें और सामने आ रही हैं। हमने वैक्सीन लगवा ली है, मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं, जैसे अमेरिका में भी एक स्टडी के दौरान, और ये भी कुछ जानकारी सामने है कि जो शख्स वैक्सीन लगवा लेते हैं, या तो वो वैक्सीन लगवा लें या फिर वो मास्क का इस्तेमाल करें। तो क्या ये संभव है कि मास्क ख़त्म हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत धारणा है। मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि हमने अपने लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा कि हम अपने आप को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मास्क पहने, और अगर मान लो हमारे चाहे अननोन जगह पर सरफेस पे टच हो जाता है, सरफेस हमारे हैंड, तो उसको सैनिटाइज करें। अगर वॉश बेसन नहीं है तो हम हैंड सैनिटाइज़र अपने साथ रखें। ये बहुत ही ज़रूरी है इस इन्फेक्शन एरा में। ठीक है सतपाल, अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सतपाल। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सतपाल, हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब मेरे को ना, मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था पीछे। ठीक है। हाँ जी। तो नेगेटिव आ गया, बाकी तो सब ठीक है। बीपी बढ़ा और कोलेस्ट्रॉल 252 हो गया। आप जो पोस्ट कोविड के जो सिम्टम हैं, ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आपकी जो स्टेगनेंट लाइफ रही है, 10-12 दिन आपने घर पर रहना पड़ा, रेस्ट करना पड़ा, तो उसके लिए आप एक अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हैं। अपनी हेल्दी डाइट करें, फिजियोथेरेपी करें, मेडिटेशन करें, और अपना जो ब्लड प्रेशर को अपनी एंटी हाइपरटेंशन की दवाई स्टार्ट करें। ठीक है। अगले कॉलर हिसार से राजवीर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजवीर, बहुत स्वागत है। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरी एज 63 है और अभी फरवरी की 3 तारीख को मेरे को स्टंट डला था एक। तो जैसे ब्लड थिनर वाली दवाइयाँ वगैरह चल रही है, तो क्या मैं कोवैक्सीन का टीका लगवा सकता हूँ? तो कब लगवा सकता हूँ? ठीक है, तो राजवीर का सवाल है कि उनके स्टंट डला था, लेकिन अब क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? डॉक्टर अनुज, ज़रा इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। उनका ये पूछना है कि अब वैक्सीन आगे लगवाएं या नहीं लगवाएं, या कुछ समय के लिए इंतज़ार करना चाहिए? हाँ जी, जी हाँ बिल्कुल। मैं बस इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ, इनको स्टेंट लगा था और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? शुगर या किडनी प्रॉब्लम या कोई और बीमारी तो नहीं है? और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ठीक है जी, तो कोई इशू नहीं है। आपको एक स्टेंट लगा था, आप अपनी दवाई को आप लेते रहें, क्योंकि स्टेंट के बाद तो पूरी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, जो खून पतला करने की दवाई होती है, ब्लड थिनर होता है, और वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, वैक्सीन लगवा सकते हैं, और अगर आपको कोई और गंभीर बीमारी नहीं है तो आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। और ये तो शुरुआत से ही कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन के इस अभियान के अंदर तो सभी को जुड़ना है, और जितने ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएंगे उतना ज़्यादा उनके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता वो डेवलप हो सकेगी, ताकि वो इस महामारी में, इस बीमारी से लड़ पाएंगे। लेकिन डॉक्टर अनुज, एक सवाल ये भी है कि जो लोग कोरोना संक्रमण के बाद अब वो रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, कोरोना की इस जंग को जीत भी चुके हैं, तो कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर हमें शरीर में दर्द हो रहा है, या उनके कुछ और सिम्टम्स उनको नज़र आते हैं। जैसा इससे पहले भी कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी कुछ ऐसा ही सवाल था। तो ये क्या सभी में लाजमी है या किसी किसी को हो सकते हैं? जी, इसको हम पोस्ट कोविड केयर में इंक्लूड करना चाहिए। जो सिम्टम्स आते हैं, शरीर में दर्द होना या कोई भी इस तरह की बीमारी होना कि कोविड नेगेटिव हो गई लेकिन फिर भी सिम्टम्स हैं, कमजोरी लगती है, कभी कभी बुखार आने लगता है, सांस चलने पे अभी भी फूल रहा है, पेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई भी अगर प्रॉब्लम है, विद ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट के साथ ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे चली जाती हैं। अब ड्यूरिंग कोविड बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा कैटाबॉलिज्म होता है, इतने ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, सेल डैमेजेस होते हैं, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होते हैं, साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, अलग अलग केमिकल्स रिलीज होकर सेल को ब्रेक करते हैं। तो उसको रिकवर करने के लिए, और साथ में ही बहुत सारे हैवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं और बाकी सभी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, एंटीवायरल देने पड़ते हैं। तो इतना कैटाबॉलिज्म झेलने के बाद बॉडी को रिकवर करने के लिए समय लगता है। तो उसी समय में किसी पेशेंट को कई बार 2-2 महीने तक लग जाते हैं।
लेकिन ये धीरे धीरे करके विद ट्रीटमेंट, विद अच्छी हेल्थी डाइट के साथ ये रिकवर हो सकता है। और ज़्यादातर केसेस अगर कोविड नेगेटिव होके अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रिकवर हो चुका है, तो जो अदर माइल्ड सिम्टम्स हैं, बॉडी एक होना, कमजोरी महसूस होना, शरीर में दर्द होना, ये धीरे धीरे चले जाते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि कोविड की वजह से ऐसा डैमेज हो गया कि हमेशा ही दर्द रहेगा, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके आप जरूर रिकवर हो जाएंगे। यानी कि धीरे धीरे जो परेशानी आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। इस पर मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर मैं डॉक्टर रघुवीर से भी उनकी राय जानूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हंसराज, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? हंसराज, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ जी। और 2 महीने पहले मुझे निमोनिया हो गया था। ठीक है। 2 महीने पहले मुझे निमोनिया हो गया था। हाँ। मेरा CRP 200 हो गया था और RT-PCR मेरा नेगेटिव था। 6 दिन मुझे ट्रीटमेंट देने के बाद CRP 5.6 आ गया। अब मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं? ठीक है, वही सवाल, वैक्सीन लगवानी चाहिए नहीं? हाँ, ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं। हाँ, इसके हाँ जी, ये जैसे कि इन्हें बताया कि 2 मई को इनको कोरोना हुआ, तो गाइडलाइन और एविडेंस बेस्ड स्टडी ये कह रही है कि हमने कम से कम 60 दिन और 90 दिन का गैप देना चाहिए। तो अभी हमने वैक्सीन नहीं लगवानी, हमने अभी वेट करना है 60 और 60 डेज का टाइम। एक तो ये बात। दूसरा, एक मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज के जो दौर में पोस्ट कोविड सिम्टम हैं, ये काफ़ी पेशेंटों को हो रहे हैं। और इस समस्या को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक OPD का संचालन किया है जिसका नाम है उमंग। और उस उमंग में पहले हम जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उन सभी पेशेंटों को हम क्वेश्चनर के द्वारा स्क्रीनिंग करते हैं। उनसे पूछते हैं, आपको कोई दर्द तो नहीं है शरीर में, चलने फिरने से कोई सांस तो नहीं फूलता है, आँख पे कोई नाक में कोई रुकावट तो नहीं है, नाक में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, फेशियल में कोई दर्द तो नहीं है, आँख से कोई दिखने की प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट में, खास करके भिवानी में मैं बताता हूँ कि हमने 21 रूम नंबर है जहाँ पर 4 डॉक्टरों का पैनल बना रखा है, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आई सर्जन, ENT सर्जन, योगा के डॉक्टर और जनरल फिजिशियन, इनके एक ही कमरे में बैठ करके उसको हम पेशेंटों को काउंसलिंग भी करते हैं और उसका अच्छी तरह से जो सिम्टम होते हैं, स्क्रीनिंग, जैसे आजकल मुकोमाइकोसिस हो रहा है उसकी भी स्क्रीनिंग करते हैं और बिहेवियरल थेरेपी भी देते हैं और योगा के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यानी कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए संचित हो रही है। उमंग नाम से एक पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जो पेशेंट्स हैं उनको पूरा प्रॉपर गाइड किया जा रहा है। हरियाणा के अंदर ये एक कोशिश की जा रही है। तो जितने भी दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो उमंग इस कार्यक्रम के जरिए भी वो अगर पोस्ट कोविड पेशेंट हैं तो जानकारी अपने जिला स्तर पर भी ले सकते हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सुनील, बहुत स्वागत है। हेलो सुनील, बहुत स्वागत है, सवाल रखिए अपना। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सुनील, अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये कह रहा था ना, जैसे कि ना वैक्सीन भी लगवा ली मैंने फर्स्ट डोज जी, और उसके बाद भी थोड़ा बुखार की शिकायत है। तो कितना समय हो गया आपको वैक्सीन लिए? हाँ, ये सुनील, कितना समय हो गया वैक्सीन लिए आपको? वैक्सीन लगवा कम से कम सर 1 महीना तो हो गया। 1 महीना हो चुका है, ठीक है, जरा जान लेते हैं। डॉक्टर रघुवीर, 1 महीना हो चुका है और हाँ जी, अभी भी फीवर है। हाँ, तो इसने सबसे पहले ये सोचना चाहिए फीवर हो सकता है, फीवर कोविड की वजह से भी हो सकता है और दूसरे कारण भी हो सकते हैं फीवर के। तो हमने उसके कारण को जानने के लिए सबसे पहले हमने कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। कोविड अगर नेगेटिव है तो हमने दूसरे कारण होते हैं, बुखार के हैं, मलेरिया है,
डेंगू है, टाइफाइड है, ये सारे टेस्ट करवाने के बाद ही हमने उसको नतीजे पहुँचेंगे कि ये किस कारण होया है। तो इसने जो अपने नज़दीक जो है एरिया में कोई भी डॉक्टर है उसके जा कर के सलाह ले, वो जो पहले कोविड टेस्ट करवाए, कोविड नेगेटिव है तो दूसरे कारण जो होते हैं बुखार के उनकी जांच करके उसके अनुसार दवाई लें। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सवाल का जवाब आपको मिला होगा और आपके मन में जो सवाल था उसका हमारी भरसक कोशिश है कि हर एक सवाल का आप तक जवाब हम पहुंचाएं। लेकिन घर पर रह करके आपको कैसे बचाया जा सकता है और किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सकता है, ये हमारी कोशिश है। लेकिन ज़रा मैं एक और भी सवाल करना चाहता हूँ सर कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स के लिए आपने जैसा कार्यक्रम के बारे में बताया, इसके तहत मरीज़ जो सामने आ रहे हैं, ब्लैक फंगस की एक बड़ी बीमारी और बड़ी परेशानी जो कि देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रही है, कई पेशेंट्स सामने आ चुके हैं, तो ये कितनी घातक है और इससे बचने के लिए क्या किया जाए? कौन कौन से मरीज इससे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं या हो रहे हैं? रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है, बहुत लोगों को इसको फायदा होगा। इसमें सबसे पहले तो हम बताएंगे कौन से मरीज हाई रिस्क पे होते हैं। खास करके जो कोविड मरीज होते हैं, जो डायबिटीज़ हों, इम्यूनो कम्प्रोमाइज हों, कैंसर हो, टीबी के मरीज हों, उन और काफ़ी समय से आईसीयू में दाखिल हों, काफ़ी समय से ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हों और ऑक्सीजन थेरेपी में जो ह्यूमिडिफायर होता है उसका पानी बार बार ना बदल रहे हो, और जहाँ पर ये आईसीयू सेटअप है और ये जहाँ पर पेशेंट होता है वो एरिया प्रॉपर वेंटिलेटेड ना हो, ह्यूमिडिटी उसमें डैम्पनेस हो, तो ये 8-7 कारण होते हैं जो हाई रिस्क होते हैं हमारे मुकोमाइकोसिस के। इसकी पहचान मैंने बताया, ये 5 तरह की होती है। ऑर्बिटोसेरेब्रल, राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल टाइप की, पल्मोनरी टाइप की, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, कुटेनियस और डिसेमिनेटेड। जो हमारे सबसे कॉमन होती है राइनो ऑर्बिटोसेरेब्रल टाइप की होती है। इसकी मोटिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इसका जैसे कि मैंने बताया कि राइनो नाक से स्टार्ट होती है और हमारे मैगजिला में, नेजल में, आई में इनके एक साइन सिम्टम पहले होते हैं। जैसे नाक में नेजल ब्लॉक हो जाए, नेजल में फाउल स्मेलिंग, नेजल ब्लीडिंग हो जाए, फेस पे हमारे पेन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, आँख में जलन हो जाए, आँख में सोजन हो जाए, आँख से दिखना कम हो जाए या 2 दिखने लग जाएं, तो ये सिम्टम होते हैं, ये गंभीर सिम्टम होते हैं। इसके हम इग्नोर ना करें। जितना अर्ली हम इसको पहचानेंगे उतना ही हमें इसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी लेंगे सर आपसे, इसके बारे में और जानकारी लेंगे। लेकिन इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बलकार। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल करना चाहते हैं, पूछिए बलकार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ऐसा है, मैं जो है ना हार्ट का पेशेंट हूँ, 15 साल से दवाई खा रहा हूँ। ठीक है। और मैंने 7 तारीख को जो है ना वैक्सीन ली थी और 7 को 8 को छोड़ के 9 तारीख को मेरे एकदम बीपी डाउन हो गए और जो है ना छाती में ये लेफ्ट साइड में जो है ना काफ़ी एकदम से दर्द हुआ है। तो उसका पूछना चाहते हैं वो क्यों आगे अगली वैक्सीन लें या नहीं लें और वो क्यों हुआ? ठीक है, ये क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसके हाँ जी, इसके जो बता रहे हैं कि इन्हें 7 तारीख को वैक्सीन ली, 2 या 3 दिन में इसको छाती में दर्द होया और इनको दिक्कत हुई। ये वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है इसको अनस्टेबल एंजाइना होया हो, तो अनस्टेबल एंजाइना में इसको जो हार्ट की जो दिक्कत है वो एग्जरबेट कर गई हो। इन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और इन्होंने जैसे कि आप लेट कर रखी है ऑक्सीजन ना वैक्सीनेशन इनका जब ड्यू बनता है वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन आपको ज़रूर करवाना है और एक बारी अपने जो डॉक्टर हैं उनसे आप सलाह ज़रूर ले लें। लेकिन ज़रा आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर अनुज कंबोज भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं, ज़रा उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनुज, एक सवाल ये भी कि अब हमने जो पोस्ट कोविड जो पेशेंट हैं उनके लिए ब्लैक फंगस हो, वाइट फंगस हो और येलो फंगस के बारे में भी कुछ जानकारियाँ सामने आ रही हैं, तो पहचान अब कैसे हो अलग अलग फंगस? ये क्या आम फंगस से अलग है या कितनी ज़्यादा घातक है ये बीमारी? जी हाँ,
तीनों ही फंगस या कोई भी और जो भी फंगस रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जैसे कि डॉक्टर अबूबकर ने भी बताया कि 5 टाइप की है, किसी भी टाइप की कोई भी फंगस हो और किसी भी कलर की है, अगर वो कोविड पेशेंट में हो रही है तो वो घातक ही मानी जाएगी, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस हुआ या येलो फंगस, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस कोई भी हुआ, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में ही पाई जाएगी। चाहे पेशेंट को डायबिटीज हो, चाहे कोई और सिस्टमिक डिजीज हो, ओल्ड एज हो, कोई ऐसी डिजीज हो जब पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है और उसमें ये फंगल इन्फेक्शन पाया जाता है, तो इसको खतरनाक ही माना जाएगा, घातक ही माना जाएगा, क्योंकि आम परिस्थितियों में अगर किसी को कोविड नहीं है, इस तरह की फंगस मिलना, इस तरह का फंगल इन्फेक्शन मिलना बहुत ही अनकॉमन है, इसकी प्रेवलेंस काफी कम है। तो जब भी किसी भी पेशेंट में ये फंगस मिल जाती है तो उसको हमें सिवेरिटी, हाई सिवेरिटी में ही कंसीडर करना होगा और हाई सिवेरिटी कंसीडर करके ही उसको ट्रीटमेंट देना होगा, क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन कोविड पेशेंट में कोमोर्बिडिटी के साथ मिलता है तो उस पेशेंट की सिवेरिटी ज़्यादा है और मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों ही इस केस में बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है और इसके लक्षणों की पहचान कर तुरंत जो एक्सपर्ट हैं या डॉक्टर हैं उनसे सलाह में लेनी है। हरी इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हरी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं कह रहा था, एक तो मेरे को आज से 15 दिन पहले ना, हाँ, मेरे को बुखार हुआ था। ठीक है, 15 दिन पहले बुखार हुआ था। हनी अपने टीवी का आवाज़ थोड़ा सा कम कर लें और अपना सवाल रखें। सर आज से मेरे से 15 दिन पहले बुखार हुआ था। ठीक है, तो क्या नाम है, मैं वो लगवा सकता हूँ वैक्सीन? तो 15 दिन पहले बुखार हुआ था, क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए डॉक्टर रघुवीर? इसमें पहले, क्योंकि आजकल हमारा एपिडेमिक्स कोरोना का चल रहा है, इसको ये एश्योर भी होना चाहिए कि इसको कोविड पहले हुआ है कि नहीं। मैंने पहले ही बताया था, एक उन्हें पूछा था कि मेरे कोरोना 2 मई को या 7 मई को आया था, तो उसका गैप जो होता है हमने 60 to 90 डेज का रखना चाहिए। पहले हम एश्योर कर लें जो 15 दिन पहले इसको बुखार होया, 2-3 दिन चला, उसका क्या कारण था। अगर वो कोविड होया है तो उसको कोविड होया है तो उसको हमने गैप देना 60 to 90 डेज का देना चाहिए। ठीक है, लेकिन सर एक सवाल ये भी आता है कि अगर जिस शख्स के अंदर, ठीक है, वो रिकवर हो चुका है लेकिन उसके शरीर में अभी एंटीबॉडीज उतनी डेवलप नहीं हुई हैं, तो क्या इस दौरान करना चाहिए? सर इस सवाल का मैं आपसे जवाब दूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ रोशन लाल अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रोशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? रोशन लाल, बहुत स्वागत है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये जो फंगल इंफेक्शन है, इसके सोशल डिस्टेंस, आज जो ये फंगल इंफेक्शन है इसकी क्या, तो इसका जब ये होता है क्या एक्टिविटी होती है शरीर में, और इसका बचाव, और सर क्या इसमें सोशल डिस्टेंस रखना इसमें भी जरूरी है सर? ठीक है डॉक्टर रघुवीर, रोशन लाल का सवाल तो ये है कि क्या इसके लिए इसकी पहचान कैसे की जाए, लक्षण इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आंखों का लाल होना, क्या और लक्षण हो सकते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाए? इसकी पहचान आसान है, जैसे कि नाक से फाउल स्मेल होना, नाक में रुकावट होना, नाक से ब्लीडिंग होना, और हमारे चेहरे पर सूजन होना, उसमें पेन होना, दांतों में दर्द होना, उसके गिरना, और आँखों में जलन होना, आँखों से दिखना बंद होना, या हमारी जो नर्व होती हैं, फेशियल नर्व है और मल्टीक्रेनियल नर्व है, उनका इन्वॉल्वमेंट होकर के अलग अलग सिम्टम होना। इनकी भाषा में ये है, अगर हमारे मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर अगर ये स्वेलिंग आ जाए, दर्द हो जाए और इस कोविड एरिया में, तो हमने उसकी जांच करवानी चाहिए। जांच से पता लगेगा कि उसको फंगस है या नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहचान सर, इसके लेकिन उपाय क्या है? हाँ जी, हाँ, इसका फिर बचाव क्या है? बचाव ये है कि हमें बिना प्रिस्क्रिप्शन के एक तो स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, एक बात। दूसरा, जहाँ हम रहते हैं वो एरिया वेंटिलेटेड होना चाहिए, साफ सुथरा, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमने बासी खाना नहीं खाना चाहिए,
कि कई आदमी खा लेते हैं, उसमें फंगस लगी होती है, उससे भी हो जाता है। तीसरा इन्हें कहा था कि एक आदमी अगर मुकोमाइकोसिस का पेशेंट है वो दूसरे में फैलाता है कि नहीं। ये मुकोमाइकोसिस एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलती, ये नॉन कंटेजियस बीमारी है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा दी गई है, लेकिन सर इससे पहले मेरा सवाल आपसे यही था कि जिन लोगों के अंदर इम्यूनिटी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, बेशक वो कोरोना से जंग जीत चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो क्या उनके लिए भी अंतराल सेम रहेगा? आप जो 60 दिन का अंतर कह रहे हैं, क्या उनके लिए भी उतना ही अंतराल ठीक है या पहले ले लें वैक्सीन? उसमें हमने आइडियली तो जो एंटी स्पाइक बॉडी होती है वो लेवल करवाना चाहिए। अगर उसका थेरेप्यूटिक उसमें प्रोटेक्टिव लेवल तक आया हुआ है वो लेवल, तो हमने 60 से 90 डेज का गैप देना चाहिए। इसमें हमने एक रिकवरी ट्रायल थी, 2-4 एविडेंस बेस्ड ट्रायल थी, उसमें इन्फेक्शन के बाद उसका कितना एंटीबॉडी का जो लाइफ है वो इतने दिन तक उनका ड्यूरेशन होता है। तो हमने पहले लगवाने में कितना बेनिफिट नहीं होता, 60 to 90 डेज के लिए एडवाइस कर रखा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य और डॉक्टर अनुज कंबोज, दोनों ही हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। बहुत जो सलाह है वो हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस सलाह के ज़रिए आप अपने घर पर रह कर के ही कोरोना की इस जंग को जीत सकते हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।